जय मित्र दोस्तों, आज जो हम आपको पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, समझे। अब बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, समझे। एकदम मतलब समझ में ही आ जाएगा, याद करने का जरूरत ही नहीं है इसमें, समझे। देखिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या पढ़े हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह के बारे में हम हर एक चीज़ पढ़ चुके हैं, समझे। और उसके बाद इकोनॉमिक्स वगैरह क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमी। यार ये तो थोड़ा बहुत अजीब टाइप का नाम लगता है। हाँ, जैसे आप अकाउंट पढ़े थे और अकाउंटेंसी पढ़े थे ना, उसी टाइप से है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इंस्टा पे आप हमको डीएम करिए, समझे, मैसेज करिए और फॉलो करके मैसेज करिए, ताकि आपको हम रिप्लाई दे सकें, समझे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मान लीजिए कि कुछ चाहते हैं कि पूछना कि इकोनॉमी वगैरह क्या होता है, या फिर आप मान लीजिएगा कि किसी चैप्टर का चाहते हैं वीडियो वगैरह, तो आप उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, समझे। इस पर यूट्यूब पे नहीं देख पाते रहते जल्दी, बहुत मैसेज रहता है इसलिए। चलिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है क्या वो पहले समझ लेते हैं, फिर समझे। उसके बाद आपको ये भी समझा देंगे इकोनॉमिक्स क्या है, पिछले हम बता दिए हैं, उसके बाद भी हम आपको बता देंगे, ताकि इस दोनों में आपको देखिए लग तो रहा है एक ही की तरह, लेकिन अंतर बहुत है, अंतर बहुत है, समझे। तो वो हम आपको पढ़ेंगे, बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा के, किसी क्षेत्र का, यह एक व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसमें किसी क्षेत्र का, क्षेत्र मतलब क्या, आप होगे पटना में रहते हैं, कोई झारखंड में रहता होगा, कोई यूपी में रहता होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। किसी क्षेत्र के लोग, आप और हम जैसे लोग, हाँ, आजीविका जो मतलब कि जीवन यापन करने के लिए जो काम करते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमी, समझिए। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या करता है, मदद करता है किसी भी लोग को, आप और हम जैसे लोगों को क्या करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जिसमें आपको आप और हम जैसे लोग क्या करेंगे, दो ही काम करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, आप और हम जैसे यार दुनिया में जितना भी लोग है, सिर्फ दो ही काम करेंगे। देखिए, अगर आप अकाउंट पढ़ते हैं तो डेबिट क्रेडिट याद रखना पड़ेगा, दो ही काम होता है, क्या, डेबिट और क्रेडिट। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो क्या लिखना रखना पड़ेगा याद, एटम रखना पड़ेगा याद, क्या, कि हर एक चीज़ एटम में से बना हुआ है। उसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा गुड्स और सर्विसेज। इसी पे सब कुछ खेला शुरू और खत्म, यहीं से पावर शुरू होता है, यहीं पे खत्म, गुड्स और सर्विस पे। देखिए, गुड्स किसको बोलते हैं, सर्विस किसको बोलते हैं, वो समझ लीजिए थोड़ा। गुड्स मतलब क्या, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि मान लीजिए कि पेन, ये हमारे लिए गुड्स हो गया, समझे। ये हमारे लिए गुड्स हो गया। बिस्किट चॉकलेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। सर्विस मतलब क्या, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपसे हम पैसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सर्विस हो जाएगा, सर्विस चार्ज। डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं, फीस देते तो क्या वो आपको कुछ देता है ना, सिर्फ लिख के दे देता है, ये जाके दवाई ले लीजिए। तो ये जो फीस का जो पैसा लेता है डॉक्टर लोग, तो वो हो गया सर्विस का पैसा लेना। और आप दवाई का जो पैसा लेगा, मतलब मान लीजिए कि पैरासीटामोल लेना है, पैरासीटामोल का दवाई लेंगे तो वो आ जाएगा गुड्स में, क्योंकि उसको देख छू सकते हैं ना। तो दो ही काम होगा, गुड्स और सर्विस का। या तो आप भी कहीं पे भी जाते हैं, या दो ही काम होगा। देखिए, या तो माल खरीदेंगे या तो माल बेचेंगे, मतलब गुड्स, या तो सर्विस हम लेंगे या सर्विस देंगे। मतलब जीवन यापन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करना पड़ता है, दो ही काम करना पड़ता है। याद रखिएगा, इकोनॉमी दो ही काम करना पड़ता है, क्या क्या, गुड्स और सर्विस। ठीक, तो ये आपको, इसी को बोलते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। और इस सब को जो भी पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। जैसे कि अकाउंट में पढ़ते हैं जो भी, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी, क्योंकि देखिए आपको बुक के ऊपर में लिखा रहेगा अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। उसी तरह से बुक के ऊपर में लिखा रहता है इकोनॉमिक्स है, अर्थात क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हम हर एक चीज़ पढ़ते हैं कि आपको गुड्स और सर्विस के बारे में, और या इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी में, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और परिभाषा लिखना आप चाहिएगा तो परिभाषा तो हम पिछले ये वीडियो में बता दिए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी में अगर देखिए लिखना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या, यान इकोनॉमी इज ए सिस्टम, मतलब कि ये एक व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग जीविका, लाइवलीहुड मतलब जीविका होता है, जैसे कि जिंदा रहने के लिए जो काम करता है ना, उसी को जीविका होता है, बोला जाता है, समझे। कोई नौकरी भी करता है, कोई मजदूरी भी करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये एक व्यवस्था है, एक तंत्र है, जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग क्या करता है, या तो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करेगा, या तो माल बनाएगा या तो माल बेचेगा, या तो मान लीजिए कि सर्विस देगा या सर्विस लेगा जीवन यापन करने के लिए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आपको और समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखिए आपको इकोनॉमी क्या होता है, क्या ना, ये देख लीजिए। आप देखिए, आपको चाइना जाइएगा, आप चाइना का नाम सुने होंगे, चीन जिसको बोलते हैं, चीन। चीन जाइएगा ना, चीन में किस टाइप का इकोनॉमी है वो हम आपको बता देते हैं, कि हम आपको कंपेयर कर देते दो तीन देश का, तो आपको समझ में आ जाएगा इकोनॉमी आखिर होता क्या है। देखिए, इकोनॉमी आखिर होता क्या है, देखिए।
चाइना देगा ना, तो कुछ भी करना होगा ना तो आपको सरकार से पूछ के करना पड़ेगा। कोई आप मान लीजिए कंपनी खोलिएगा या कुछ भी करना पड़ेगा, कंपनी खोलिए या फिर बिजनेस करिए, तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। सरकार अगर फिक्स कर दिया कि एक मजदूर को, जैसे इंडिया में मजदूर को, जैसे इंडिया में, भारत का बात करते हैं, इंडिया में मजदूर को कितना रुपया देता है, फिक्स कर दिया कि 300 या 350 रुपया शायद देता है। लेकिन ये आपको क्या कर दिया, चाइना में अगर बोलेगा क्या कि आपको हर एक मजदूर को 700 रुपया देना पड़ेगा, तो आप लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ रहता है, ये रहता है। और उसका अमेरिका का बात करते हैं आप, अमेरिका का बात, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में इकोनॉमी कैसा है कि मतलब माल जो प्रोड्यूस होता है या फिर आपको सर्विस जो दिया जाता है, उसमें क्या रहता है आपको कि इसमें ये आपको सरकार कुछ नहीं करता है। सरकार बोलता है तुमको जितना काम कराना है कराओ, हमको कोनो मतलब नहीं है। अर्थात सब इंडिपेंडेंट है। अर्थात क्या कि मान लीजिए कोई आदमी है जिसको हम 10,000 रुपये देंगे, अब बोलेंगे कि तुम काम करो 12 घंटा, तो 12 घंटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोनो सरकार का हस्तक्षेप नहीं है कि सरकार आपको कानून बना दिया है कि आपको जो है ना 12 घंटा कोई काम करेगा तो, और मान लीजिए ऑफिस वर्क करेगा तो आपको 15,000 देना पड़ेगा। लेकिन चाइना में फिक्स रहता है कि अगर 12 घंटा काम करेगा तो 15,000 रुपये देना पड़ेगा। मजदूर है, मजदूर को 700 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या रहता है, अमेरिका में कोई दिक्कत फिक्स नहीं रहता है, आपके अपने मन पे है। ठीक। इंडिया की बात करते क्या होता है, इंडिया में दोनों है, इस दोनों को जोड़ के ऐसा भी है कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी जियो का जो कंपनी का मालिक है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी के बारे में पता है ना, जियो जो सिम निकाला हुआ था करीब 6 महीना या 8 महीना, शायद 6 महीना मान लेते हैं, 6 महीना वो पूरा का पूरा फ्री कर दिया था। 4G डाटा जितना ले सकते हो उतना यूज करो। तो हर एक आदमी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया छोड़ के कहाँ आ गया, तो जियो में आ गया। कहाँ आ गया, तो जियो में आ गया। अब उससे क्या हो गया कि इस सब का तो बिजनेस बंद होने लगा। ये सब जाके क्या कर दिया, क्योंकि इस सबका पास अधिकार है, क्या कर दिया, मुकेश अंबानी पे केस कर दिया। मुकेश अंबानी पे उसके कंपनी रिलायंस जियो पे कि बोला कि देखो यार ये तो गलत बात है, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है वो सब। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब क्या वो हमारा सारा कस्टमर छीन लेगा, इसका मतलब हम लोग का बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो क्या हो गया कि सर पक्षपात हो गया, मोनोपोली क्रिएट करना हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक एक आदमी राजा रहेगा, तो राजा और अति प्रजातंत्र तो खत्म हो गया। तो क्या किया, तो जब तक वो केस किया तब तक 5-6 महीना केस लड़ते गया, तब तक क्या हो गया, पूरा का पूरा कस्टमर जो है जियो खींच लिया। और जियो पता है एक चीज़ और, आप अगर सुने होंगे, अगर आप रिसर्च किए होंगे, तो जियो बोला था क्या, अभी जैसे रिचार्ज कितना में देता है, 289 रुपया में देता है, या फिर 201 रुपया ऐसे कुछ देता है, या 239 रुपया में देता है, 1 महीना का रिचार्ज देता है क्या। तो मुकेश अंबानी क्या बोलता है, हर एक आदमी देता है 239 में। मुकेश अंबानी एक बार बोला था कि हम चाहे ना तो हम 150 रुपया में दे सकते हैं, हम चाहते कि 150 रुपया लेंगे सबसे। यार आप बताइए, 150 रुपया अगर मुकेश अंबानी लेगा रिचार्ज का 1 महीना का, तो सब आदमी जियो का सिम ले लेगा कि नहीं, बताइए। 100% सब आदमी जियो का सिम ले लेगा। इससे क्या हो जाएगा, दूसरा बिजनेसमैन क्या हो जाएगा, का बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए क्या कर दिया सरकार बोलता नहीं, तुम अपने हिसाब से नहीं चलोगे, फिक्स जो होगा वो हर एक आदमी का अलग अलग होगा, तुम कम नहीं ले सकते हो। हाँ बहुत हुआ 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया ले सकते हो, चलेगा, लेकिन इतना कम करोगे तब तो बिजनेस मतलब क्या हो गया, इस सबको तो घर बार मतलब पूरा बिजनेस छोड़ के भागना पड़ेगा। ये तो मोनोपोली क्रिएट करना हुआ, तुम्हारे पास पैसा है तो इसका मतलब पूरा कस्टमर तुम ले लोगे। और ये सब जो बच्चा सब है, बच्चा सब तो नहीं बोल सकते हैं, ये सब क्या करेगा फिर। तो क्या होता है, इंडिया में इस टाइप का सरकार है कि आपको ना तो मनमानी करने देगा और ना ही आपको हस्तक्षेप कर। अगर आप बिजनेस, अब मान लीजिए कि हम चाहेंगे या आप चाहेंगे कोई सिम निकालने के लिए, कोई ले लीजिए भारतीय नाम लिख देते सिम का, तो आप खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिम अपना बेच सकते हैं, उसमें कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक। तो ये भी होता है आपको। ठीक। देखिए यहाँ पे भारत की बात कर रहे थे तो सरकारी भी सिम है, अभी BSNL भी है ना। तो ये होता है आपको। देखिए अर्थात क्या, इंडिया में ऐसा इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब क्या, या तो माल बेचेगा या तो माल खरीदेगा, या सर्विस देगा या सर्विस लेगा। तो किस टाइप का इकोनॉमी है, जिसमें सरकार हस्तक्षेप भी कर सकता है और सरकार नहीं भी कर सकता है। हस्तक्षेप मतलब क्या होगा कि जरूरत पड़ने पे वो बीच में आ सकता है, बीच में नहीं भी आ सकता है। तो इकोनॉमी को 3 भाग में बांट दिया। ये कहानी का मतलब है कि इकोनॉमी को 3 भाग में बांट दिया। चाइना में जो इकोनॉमी है उसको बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चाइना ये हो गया आपको, सॉरी अमेरिका में जो है, अमेरिका में जो था जिसमें क्या सकता है, सरकार कुछ नहीं करता है,
तुमको अगर पैसा है ना, जैसे कि ये मुकेश अंबानी मान लीजिए कि अमेरिका में रहता है, तो मुकेश अंबानी का सब कुछ चलता है, क्योंकि उसके पास पैसा था, सरकार कुछ करेगा नहीं। तो मुकेश अंबानी अगर अमेरिका में रहता तो सबसे अमीर यही रहता था, क्योंकि उसका तो बिजनेस करने में कोई हस्तक्षेप करेगा, सरकार बोलेगा कुछ, सरकार कुछ नहीं करेगा उसमें। ठीक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखिए एक हद तक नहीं करेगा, अब ऐसा नहीं हो कि कस्टमर के साथ लूटपाट करने लगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि जिसमें कंट्रोल और रेगुलेटेड, मतलब क्या हो गया कि नियंत्रण और काम काज जो है ना, हर एक आदमी जो है ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, आप और हम जैसे लोग, सरकारी नहीं, आप और हम जैसे लोग। मतलब क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है आपको, संसाधन पर नियंत्रण, मतलब क्या हो गया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, लैंड, मतलब क्या प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब क्या प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब माल बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए, माल बनाने या सर्विस देने के लिए जो जो चीज़ का जरूरत पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो है आपको जो जो माल बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए, तो मुकेश अंबानी के हाथ में है। मतलब अगर मान लीजिए अमेरिका में रहता तो मुकेश अंबानी के हाथ में था क्या, कितना पैसा ले, कितना सैलरी दे, मतलब हर एक चीज़ मुकेश अंबानी के हाथ में था। मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में था, मुकेश अंबानी के हाथ में होता। ठीक। ये क्या हो गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सरकारी थोड़ी ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको कौन सा इकोनॉमी बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या, हम माल बनाने या माल बेचने या सर्विस देने या सर्विस लेने में किसका हाथ रहेगा, अगर प्राइवेट कोई मान लीजिए कि आदमी का रहेगा हाथ, तो उसको बोलेंगे कौन सा इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करना है, समझ तो आ ही गया होगा। ठीक। इसमें क्या होता है, कंपटीशन फुल रहता है, क्योंकि देखिए इसमें ये नहीं बोलेगा कि मतलब दो आदमी है, मान लीजिए आप और हम हैं, आप और हम हैं, आपके पास ही 50 लाख रुपया है, मेरे पास भी 50 लाख रुपया है, हम भी सिम एगो ले लिया, मतलब निकाल दे कंपनी सिम का नाम रख देते हैं, नाम रख देते स्टोन, और आप अपने का नाम लिख दे क्या, कुछ भी रख देते हैं, मतलब मान लीजिए कि क्लास क्या रख दिए, तो मतलब दोनों आदमी स्वतंत्र, कंपटीशन पूरा फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिया में था कंपटीशन, है ना, इंडिया में कंपटीशन था नहीं ना, कंपटीशन को रोक दिया ना, मुकेश अंबानी पे केस किया नहीं, दोनों बोला कि मनमानी कर रहा है। लेकिन इसमें नहीं बोलेगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास पैसा है, उसके पास उतना दिमाग है, तो कर रहा है, बात खत्म, तुम्हारे पास है तुम भी करो। लेकिन यहाँ पे क्या था, कंपटीशन फुल नहीं है। अर्थात क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, पूंजीवादी में एकदम पूर्ण प्रतियोगिता रहता है, और लेसेज फेयर एंड फ्री ट्रेड मतलब क्या होता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है इसमें। सरकार, लेसेज फेयर मतलब क्या, सरकार का, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, मतलब सरकार बीच में नहीं आएगा, इसमें ये रहता है। ठीक। और उसका जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा, मतलब क्या जितना डिमांड रहेगा उस हिसाब से उसका सप्लाई क्या है, मतलब प्राइस जो है ना आपको कि कितना डिमांड है, जैसे कि मान लीजिए कि डिमांड ज़्यादा है, कब डिमांड होगा, प्राइस कम कर देंगे, प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। मतलब प्राइस जो, मतलब दाम कितना रहेगा कोई भी चीज़ का, वो आपको डिमांड एंड सप्लाई पे जो कि आगे पढ़ेंगे उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा डिमांड है, मतलब ज़्यादा आदमी मांग रहा है, इसका मतलब प्राइस कम कर देंगे तो हम ज़्यादा आदमी मांगेगा, तो डिमांड और सप्लाई उसी हिसाब से हम सप्लाई करेंगे, पे डिपेंड करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें आप किसके बारे में बताए थे हम आपको, चाइना के बारे में। चाइना के बारे में हमेशा सरकार के बारे में पूछेगा, कुछ भी करना होगा सरकार से पूछ के। ठीक। तो ये देख लीजिए, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रहता है आपको, वहाँ पे एक सिम चलता है वो सरकार के, जैसे ये BSNL है ना अपना इंडिया में, सरकार का चल रहा है सिम BSNL, तो वहाँ पे अगर चाइना में रहते तो BSNL, अगर दूसरा कंपनी खड़ा करना चाहते चलो खड़ा कर दो, लेकिन सरकार के नीचे में, सिस्टम के नीचे में, समझिए इसे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब क्या हो गया, जिसमें क्या होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ना क्या मतलब, माल बनाने में जो भी चीज़ का जरूरत पड़ता है उस पर अधिकार किसका रहेगा, सरकार का रहेगा, सरकार का रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, उसको कौन सा इकोनॉमी बोलेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाइना हो गया अर्थव्यवस्था, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इसमें क्या होता है कि उत्पत्ति के साधनों पर नियंत्रण समाज या सरकार का होता है। ठीक, समाज या सरकार का होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये हमेशा जो समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। सरकार देखिए, आप मान लीजिए कि ये चाहे कि चाइना इतना क्यों डेवलप है, क्योंकि चाइना में एक क्यों सरकार है, इधर अस्त व्यस्त नहीं होता है कि बार इंडिया में नहीं देखते कितना बार बार सरकारें चेंज होता है, आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में चले गया, उसके कारण क्या होता है सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन चाइना में सिर्फ एक क्यों सरकार है, एकदम फिक्स रहता है। ठीक, तो वहाँ पे ये नहीं होता है। ये होता है क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका दूसरा नाम याद क्या रहता है, कंट्रोल इकोनॉमी, मतलब पूरा 100% कंट्रोल रहता है।
इस इकोनॉमी में। इसमें कंपटीशन होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सरकार के हाथ में रहेगा। भाई तुम लोग के हाथ में छोड़ेंगे तब ना कंपटीशन करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। सरकार एक गो हेबे क्या सब मालिक, समझा? फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इसका जो प्राइस रहता है, दाम जो रहता है, गवर्नमेंट सेट कर देता है, समझे? कि साबुन का दाम इतना होगा, नमक का इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, वो उतना रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या? इंडिया का बात करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? जिसमें आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? माल बनेगा, जो भी चीज़ होगा, जो भी चीज़ लगेगा उसको बोलेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, साधन। आदमी भी लग सकता है, ज़मीन का भी जरूरत पड़ेगा, तो ज़मीन सब क्या हो गया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, लैंड, लेबर, ये सब हो गया क्या? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इस पे किसका अधिकार रहता है? दोनों का। देखिए, अगर हम कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे ना, तो लैंड हमारे नाम से रहेगा, मतलब बिजनेस के नाम से लेगा। मतलब क्या? ज़मीन हम अपने नाम से कर लेंगे, बिजनेस अपने नाम से कर लेंगे, उसका बिल्डिंग उल्डिंग, उसके बाद ये मशीन वशीन खरीदेंगे तो वो अपने नाम से रहेगा। लेकिन कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन के अंदर काम करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी आपको अलाउ नहीं कर सकता करने के लिए। ठीक, जैसे बिहार में दारू नहीं बेच सकते हैं, समझे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर नियंत्रण सरकार और निजी दोनों संस्था में रहता है, जैसे इंडिया हो गया। ठीक, ऐसा मतलब प्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? मतलब गुड्स और सर्विस तो हम कर सकते हैं, मतलब क्या? हम अपना जीवन यापन के लिए या तो माल बना सकते हैं या तो बेच सकते हैं, या तो सर्विस दे सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? दोनों के हाथ में रहेगा, जैसे इंडिया में रहता है। जैसे कि देखिए, मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहा था तो बहुत अच्छा, लेकिन ये जो सब फ्री कर दिया, तो इसमें आपको क्या करें? सरकार बोला नहीं तुम गलत करो, बंद करो इसको, तो बंद करना पड़ा इसको। ठीक, तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? ऑनरशिप जो है ना, मालिकाना अधिकार दोनों के पास रहता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के पास। फ्री रहता है, मतलब कंपटीशन कर सकते हैं, नो डाउट एट ऑल, लेकिन एक हद तक। जैसे देखिए, आपको एयरटेल वाला के साथ कंपटीशन किया ना, एयरटेल सब बहुत पुराना कंपनी है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब कंपटीशन तो किया, लेकिन एक हद तक। बोला आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो पूरा उसका कस्टमर चलेगा जाएगा तुम्हारे पास। करो कंपटीशन, कोई दिक्कत है, लेकिन एक हद तक। ठीक, प्राइस डिटर्मिनेशन इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई एंड गवर्नमेंट, मतलब कुछ चीज़ में क्या होता है? गवर्नमेंट भी सेट कर देता है प्राइस, और कुछ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है इसमें, सरकार इसमें, समझे? कुछ दे देगा क्या, जो दिहाड़ी मजदूर को देना है सिर्फ 350 रुपये, ये सरकार फिक्स कर दिया है। लेकिन आपको जो आपको जैसे सीमेंट बालू का प्राइस कौन करेगा? बिजनेसमैन करते रहता है, डिमांड सप्लाई जितना खर्चा होता है उस हिसाब से देख के उसके बाद प्राइस अपना सेट करते रहता है। तो ये हो गया। यहाँ तक एक चीज़ था कि हमारा इकोनॉमी क्या है, मतलब अर्थव्यवस्था क्या है। क्या यह एक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो काम होता है, या तो गुड्स या सर्विस करके हम और आप जैसे लोग जीवन यापन करते हैं, गुजर करते हैं, जिंदगी जीते हैं। ठीक, उसी को एक व्यवस्था है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। और जो पढ़ते हैं इस सब के अंदर में उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इकोनॉमी 3 तरह का हो गया। क्या? इकोनॉमी के नेचर के आधार पर कितना पार्ट में बांट दिए? 3 पार्ट में। ठीक, अब जो है आपको पढ़ेंगे कि देखिए, अपना लोग जो एक चीज़ करिएगा ना, मतलब गुड्स और सर्विस तो कर रहे हैं, मतलब या तो माल बना रहे हैं या तो बेच रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। या तो सर्विस दे रहे हैं, मतलब कोई दे रहे हैं, या तो ले रहे हैं, या तो हम पढ़ रहे हैं या तो पढ़ा रहे हैं, ये होता है। यही तो ये काम होता है हर एक जगह, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में, हर जगह यही होता है, यही होता है। लेकिन आपको क्या हो गया, आप और हम जैसे लोग जब जीवन यापन करने लगते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाता है, एक नहीं बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है इकोनॉमी में। मतलब क्या? अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था में, व्यवस्था में क्या हो गया? इस इकोनॉमी में, इस अर्थव्यवस्था में जब अपना लोग माल बेचते हैं या माल खरीदते हैं या फिर सर्विस देते हैं, लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाते रहते हैं। क्या प्रॉब्लम आता है? जो भी प्रॉब्लम आता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अर्थव्यवस्था समस्या। आखिर क्या प्रॉब्लम आता है, चलिए हम देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है कि हमारा चाहत अनंत है, मतलब क्या? वांट अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज मेरे पास कम ही है। रिसोर्सेज मेरे पास कितना है? कम ही है, संसाधन मेरे पास कम ही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, और कोई बात नहीं। हम जब माल खरीदने जाते हैं या बेचने लगते हैं तो माल, जैसे मान लीजिए खरीदना है, जैसे हमको बाइक खरीदना है, मेरे पास है 1 लाख रुपया, लेकिन चाहते यार हम तो एमटी ले लेते हैं 2 लाख का, तो मज़ा आ जाता यार। या फिर मान लीजिए कि
पल्सर NS ले लेते ना तो मज़ा आ जाता यार, लेकिन पैसा कम है, रिसोर्सेज मतलब कम है, लेकिन चाहत अनंत है। 21 लाख में सोच रहे हैं क्या एगो जो अथियो ले लेते, क्या पता है क्या और कारो निकाल लेते इसी मजाक के, मतलब क्या 1 लाख है, हम चाहते हैं NS भी ले लें MT भी, लेकिन 1.5 लाख में ये पड़ जाएगा, 2 लाख में ये, मतलब पैसा कम रहता है, रिसोर्सेज लिमिटेड रहता है, 21 लाख रुपया है, और चाहत अनंत रहता है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, हो सकता है तो इन फ्यूचर कार भी ले ले, EMI पर निकाल ले, क्या बिल्डिंग भी अपना बना रहे, मतलब क्या पैसा कम रहता है, रिसोर्स हर एक आदमी के पास, चाहत अनंत रहता है और पैसा रिसोर्सेज कम रहता है, इसलिए हमको प्रॉब्लम आता है। ऐसे बात नहीं, देखिए हम जाएंगे ना, 300 रुपया रहता है मेरे पास, 300 रुपया है मेरे पास, और मेरे पास होगा तो हमारा शाम को निकलेंगे तो मन करेगा पिज्ज़ा खा लेते हैं यार, 300 पिज्ज़ा देता है, अरे पिज्ज़ा काहे खा रहे, मूवी देखने चले जाते हैं यार, मूवी बहुत दिन से नहीं देखे हैं, क्या मूवी देखने चले जाते हैं, भाई मूवी देखने काहे ले जाएंगे, तीसरा काम क्या कर लेते, 300 में क्या हो जाएगा आपको, एक ना ये आया है पसंद आपको मोबाइल का कवर 300 वाला, यार मज़ा आ जाता है यार, इस पर जो है ना मोबाइल कवर है, ये ले लेते हैं यार, मतलब पैसा 300 है, और क्या है वंस चाहत बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसके कारण क्या हो जाएगा, हमको प्रॉब्लम आ जाएगा, समस्या, इसी समस्या को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक, जिसमें चाहत अनंत रहता है और रिसोर्सेज कम रहता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, समझ गए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इस इकोनॉमी में मतलब जब हम माल बेचने लगते हैं या खरीदने लगते हैं तो हमको प्रॉब्लम आता है, उसी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा क्या क्या कारण है इसी, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, पहला था अनलिमिटेड वांट्स, मतलब क्या असीमित आवश्यकता, मतलब क्या हमारा संतोष तो वाली बात कभी बात होता नहीं रहता है कि आज कपड़ा खरीदे ना यार, कपड़ा थोड़ा आप जूता ले लेते हैं बढ़िया वाला, एकदम स्पार्की का मज़ा आ जाता है यार, उसका परफ्यूम जो है ना ये लोकल केएस का बढ़िया वाला लेंगे, केएस तो लोकल में ब्रांडेड है तो वो ले लेंगे, मतलब क्या पैसा कम रहता है अनलिमिटेड, लेकिन चाहत आनंद रहता है। पहला का क्या रीज़न है कि हमारा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है, जब हम माल खरीदने लगते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है, कहाँ के यार, यहाँ पे है, जब हम माल खरीदने लगते हैं या फिर सर्विस देने लगते हैं तो हमको प्रॉब्लम क्या आता है आपको, कि पहला था हमारा चाहत अनंत है, इसलिए प्रॉब्लम आता है, भाई हम चाहत कम रखेंगे तब ना, इसलिए बोलता है क्या बाबू कोई भी चीज़ संतोष कर लिया करो, इसी सब कारण से बोलता है ताकि प्रॉब्लम ना आए, समझे। डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, सही बात है, देखिए इसका मतलब समझिए, मेरे पास 300 रुपया है और एक चलिए एक बुक भी खरीदना है, बुक भी ले लेते हैं, क्या 300 में बुक भी आता है, मेरे पास कम भी पैसा है, रिसोर्सेज 300 रुपया है, लेकिन चाहत अनंत है, तो चाहत अनंत है तो चाहत को हम क्या कर सकते, जैसे ना आपने लोग भी, जैसे कि आप घर से अगर बाहर रहते होंगे तो पापा 1000-2000 रुपया भेजते होंगे या 5000 रुपया भेजते होंगे, और अपना लोग कर लेते होंगे, जैसे लॉज वॉज में रहता होगा, हम भी रहते हैं रूम लेके रहते हैं, तो उसमें क्या पहले सोच लेते कि यार इसमें कितना देना पड़ेगा, फीस कितना देना पड़ेगा, गैस में कितना देना पड़ेगा, फिर तीसरा आपको किस में देना पड़ेगा, आपको ये आपको खाना में कितना खर्चा होगा, ये सब हमारा प्राइमरी हो गया, मतलब इसमें मान लीजिए कि 2000 खर्च, ये 5000 में 2000 खर्चा होगा, तो ये हम पहले पैसा रख लेते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मन हुआ तो कपड़ा खरीद लिए, बिस्किट खरीद लिए, कुरकुरे खरीद लिए, मतलब क्या हमारा जो चाहत है, हमारा जो आपको चाहत है उसको हम क्या कर सकते हैं, रैंक में रख सकते हैं कि पहले हमको ये करना है, पहले हमको ये करना है, उसके बाद दूसरा नंबर में अगर पैसा बचेगा तो उसके बाद हमको ये करेंगे, इसलिए तो प्रॉब्लम आ जाता है। पहला तो हमारा तो चाहत अनंत है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चाहत अनंत होने के बाद भी हम ये कर लेते, पहले ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, अब करना है हमको, इसलिए हमारा प्रॉब्लम आ जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब कि डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब क्या आवश्यकता की तीव्रता में अंतर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकता को अलग अलग प्राथमिकता मतलब ऑर्डर में रख सकता है कि पहले हमको ये करना है, पहले उसके बाद हमको ये करना है, आप और हम जैसे लोग भी करते हैं, समझे, इसलिए प्रॉब्लम आता है, ये तो नहीं आता, सोच लेते सिर्फ इतने काम करना है प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन हमारा चाहत तो क्या बोले, चाहत तो बहुत रहता है, क्या से क्या कर जाए 5000 में, बिल्डिंगों खरीदने का मन करते रहे, बाइक तो सबसे पहले यार, क्या उसके बाद क्या हुआ कि तीसरा प्रॉब्लम वही होता है कि लिमिटेड रिसोर्स, 300 रुपया है इसलिए ना, 3000 रुपया रहता सब कुछ नहीं खरीद लेते हैं, रिसोर्सेज कम है इसलिए तो मुड़ रहा है, मतलब क्या एक चीज़ खरीदना पड़ रहा है, होगा तो बुके हम खरीद लेंगे, क्या 300 रुपया इसलिए हम सिर्फ बुके खरीद पाएंगे, अब वही मान ले 3 1200 रुपया रहता तो पूरा खरीद लेते ना, लेकिन रिसोर्सेज से कम है मेरे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके कारण भी प्रॉब्लम होते रहता है, क्या करिएगा, पापा कम पैसा भेजता है, मतलब रिसोर्सेज कम है तो रहता है हम लोग का। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, सही बात है, इतना तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बिजली है, हमें बिजली जैसे
बिजली का इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम होने का ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, बिजली से या तो हम पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 200 यूनिट है, हाँ, तो उससे हम यही कर सकते हैं। या फिर हम मान लीजिए पैसा कमाना चाहेंगे, दूसरे को भी पैसा बिजली दे सकते हैं। या साटा उटा में जाएंगे तो साटा उटा में भी हम, मतलब शादी भी हम जाएंगे, मेरे पास ही जनरेटर है, जनरेटर से हम बिजली दे सकते हैं। मेरे पास इतना है, मतलब क्या एक चीज़ है उसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये हम ये सोचेंगे अरे यार देखो, पंखा कूलर सब तो चलाना दूसरा बात है, अभी हम साटा में जाते हैं, साटा में जाएंगे ना तो 5,000 रुपया दे रहा है एक रात का, तो हम कमा भी लेंगे। अर्थात हम क्या कौन सा काम करेंगे, 5,000 वाला काम करेंगे ना। और ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोई भी रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव यूज है, इसलिए भी प्रॉब्लम होते रहता है। अगर मान लीजिए बिजली का काम सिर्फ और सिर्फ साटा में करते तो हमको कोई प्रॉब्लम होबे नहीं करता। बिजली का जाते और साटा में एकदम पूरा दे देते आ जाते, लेकिन हमको 50 गो काम है उसका, इस रिसोर्सेज का कर सकते हैं, तो इसलिए हमको प्रॉब्लम होते रहता है। ठीक, ये 300 रुपया है और 300 रुपया हमको पिज्जा भी खरीदना है, मूवी भी खरीदना है, मोबाइल कवर भी करना है, या फिर मान लीजिए 5,000 पापा भेजे, हमको फीस भी देना पड़ेगा, गैस भी देना पड़ेगा और कपड़ा भी खरीदना पड़ेगा, या फिर बिस्किट कुरकुरे भी खरीदना पड़ेगा। इस कारण से ही पैसा रिसोर्सेज तो एक ही चीज़ है, लेकिन इसका अलग अलग यूज है। इस कारण से हम क्या कर सकते हैं कि 5,000 रुपये का हम इस्तेमाल ये सब कर सकते हैं, कपड़ों खरीद सकते हैं 5,000 में, और ये भी कर सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है। चौथा आप याद रखिएगा, अल्टरनेटिव यूज है, इसलिए मतलब साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ रहा है, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आता है आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सही बात है, ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि देखिए एक और प्रॉब्लम इसलिए है कि इस दोनों में हमको ये चॉइस करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कौन करना पड़ेगा। ये भी समस्या ही है यार कि कौन सा हम करें, तो समस्या एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि पांचवा समस्या क्या आ जाता है कि अब हमको चुनना पड़ेगा कि पहले ये करे कि ये, अच्छा ये करना पड़ेगा। ये जो चुनने का समस्या है वो भी तो एक तरह का समस्या ही है ना, इकोनॉमी की समस्या है ना। इसमें से अब हमको चुनना पड़ेगा कौन पहले करे, तो वो भी एक समस्या है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा कौन हमको जरूरी है, यह भी एक समस्या ही है। अर्थात माल बेचने या खरीदने के टाइम में या सर्विस देने या लेने के टाइम में हमको 5 प्रॉब्लम आता है। पहला तो हमारा क्या हुआ कि पहला बात तो सबसे पहले कि हम चाहते हैं बहुत कुछ खर्च कर लें, अनलिमिटेड वांट्स है, असीमित आवश्यकता है, समझे। उसके बाद क्या हुआ कि हम ये भी रैंक कर लेते हैं कि कौन पहले करना है, ये भी एक समस्या है, पहले हमको ये करना है। तीसरा हमारा क्या है कि हमारा पैसा ही कम है, रिसोर्सेज कम है, ये भी हमारा समस्या है। अगर पैसा ज़्यादा रहता तो हमारे काम कर लेते क्या। चौथा आपको क्या हो जाएगा आपको कि चौथा आपको क्या हो जाएगा इसमें कि इस कोई भी पैसा का अल्टरनेटिव यूज है। 300 रुपया हम पिज्जा भी खरीद सकते हैं, 300 रुपया मूवी भी देख सकते हैं, 300 रुपया में हम बुक भी कर सकते हैं। मतलब क्या, रिसोर्सेज एक है लेकिन उसका इस्तेमाल हम अलग कर सकते हैं, ये भी एक समस्या है। अगर मान लीजिए क्यों काम करना रहता तब तो समस्या नहीं आता, लेकिन एक से अधिक काम हम कर सकते हैं, वो भी समस्या है। पाँचवा आपको हो जाएगा कि हमको चूज करना पड़ेगा इसमें से कौन सा सबसे पहले करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा या दूसरा में करना पड़ेगा, तीसरा में करना पड़ेगा, चौथा में। ये जो चुनने का जो अथी है वही आपको क्या है, हमारा एक समस्या है। ठीक, ये थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये भी एक समस्या है, चयन करने की समस्या भी एक समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमको प्रॉब्लम मतलब चॉइस करने के लिए हमको प्रॉब्लम मतलब हमको ये चॉइस करना पड़ेगा कि इसमें से कौन करना पड़ेगा पहले, पहले कौन नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं कि कौन कौन काम करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे चारों को चारों काम करना पड़ेगा। उसमें पहला नंबर में ये करना पड़ेगा, मतलब कि पिज्जा हम जाके खरीदेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, मतलब ये रैंक कर दिए हम। दूसरा में ये कर दिए, तीसरा में ये कर दिए, चौथा मतलब चुनना भी है ना, वो भी एक समस्या है, समझे। करना तो दूसरा बात है, पहले हम इसको करेंगे दूसरा इसमें, तो ये होता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, समझिए बातों को। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आप और हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम है क्या कि माल खरीदने लगते हैं, बेचने लगते हैं, तो अपना लोग को ये प्रॉब्लम होता है, 5 प्रॉब्लम आता है। अच्छा, देश में क्या प्रॉब्लम आता होगा, देश में क्या प्रॉब्लम आता होगा, या तो गुड्स एंड सर्विस में, मतलब क्या हुआ माल खरीदने या बेचने या सर्विस देने या लेने टाइम में अति। अच्छा, इंडिया में मतलब क्या, भारत में देश में क्या प्रॉब्लम आता रहेगा, देश में क्या प्रॉब्लम आता पता है कि कौन सा माल बनाए। पहला तो ये प्रॉब्लम है कि कौन सा माल बनाए, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, गुड्स बनाए, ये प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा आपको क्या बनाए कि किस तरीके से बनाए, और तीसरा प्रॉब्लम किसके लिए बनाए। आईफोन किसके लिए बनाता है, अमीर के लिए ना रे,
तो ये हो जाएगा। 3 प्रॉब्लम होता है जब देश में हम देश की समस्या के बारे में या अध्ययन करते हैं, तो 3 समस्या निकल के आता है, जिसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब क्या, किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या। देखते कौन कौन सा केंद्रीय समस्या है हमारा। पहला समस्या कौन सा आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या, क्या उत्पादन करें, और हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उत्पादन करें फिक्स हो गया कि हमको बिस्कुट बनाना है, लेकिन कितना बनाना है। अब मान लीजिए हम सोच लिए कि कार हमको बनाना है, कार, समझे, कार बनाना है, कितना बनाना है, तो हम 5 लाख यूनिट बना दिए, 5 लाख कार बना दिए। एक चीज़ बताइए, मेरा कार कोई लेगा, हम बोले कि टाटा के पास चले जाते हैं ना, तुम्हारे कार में क्या गारंटी नहीं है, कोई सर्विसो सेंटर नहीं है तुम्हारा, हम क्यों लेंगे तुम्हारा कार। तो ये भी सोचना पड़ता है कि कितना हम बनाएं, याद रखिएगा, क्या बनाए और कितना बनाए। पहला समस्या देश में यही आता है, समझे, इकोनॉमी में जब कोई माल बनाने लगता है या सर्विस प्रोवाइड करना, पहला यही रहता है कि हम भी सोचते हैं कि मतलब क्या पढ़ाए और किसको कितना पढ़ाए, वो प्रॉब्लम आ जाते रहता है। मतलब क्या, क्या उत्पादन किया जाए, कितना मात्रा में किया जाए, ये समस्या आ जाते रहता है। अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, क्योंकि देखिए पहला बात इसका प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि देखिए आप और हम जैसे लोग के चाहत अनंत हैं क्या, और पैसा कम है, तो हम ये भी सोचेंगे ना कि मान लीजिए कि हम ये कार कंपनी खोले और कार कंपनी किसी गांव में खोल दिए, तो गांव वाला आदमी लेगा कार, पैसे नहीं उसके पास, तो चाहत है, चलो चाहत हो जाएगा कार लेने के लिए, लेकिन पैसा भी तो रहना चाहिए ना, रिसोर्सेज भी तो रहना चाहिए ना। इसलिए समस्या आता है कि हम जो बनाएंगे माल, जो उत्पादन करेंगे, तो आपको माल जो उत्पादन करेंगे तो कितना करेंगे और क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि लोग तो चाहता है हम खरीद ले, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज भी रहना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो जाती रहता है। अर्थात क्या, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का यही समस्या है कि कौन सा वस्तु या सेवा उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए, ताकि व्यक्तियों का अधिकतम आवश्यकता पूरा हो सके, ठीक, ताकि आदमी का सेटिस्फैक्शन हो सके आदमी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा करें क्या हो जाएगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, अच्छा चलिए हम मान ली कार बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस। ये होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस मतलब एक जगह का पे मैटर करता है। अर्थात क्या, कैसे बनाए कार, हम बनाना चाहते हैं कैसे बनाए, हम बोलेंगे क्या, इंडिया में पता है, इंडिया 300 रुपया लेबर लेता है और काम कर देता है। हाँ, अमेरिका से में क्या कर देता है, 300 मानवे नहीं करता है, बोलता 700 रुपया दोगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं। जी, तो दिक्कत वाली बात है। तो क्या करेगा आदमी, आदमी क्या करेगा। और मान लीजिए कोई मशीन लगाते हैं, मशीन में बिजली का बिल आता है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया अमेरिका में, तो अमेरिका वाला क्या चुनेगा कि हम आदमी से नहीं करवाए, क्योंकि आदमी से करवाएगा तो 700 रुपया खर्चा लगेगा, लेकिन मशीन से करवाएगा तो 500 रुपया में हो जाएगा। तो अमेरिका वाला सोचेगा कि हम 500 रुपया में हम कार बना लेते हैं, एक कार। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेगा, एक कार बनाने में 350 रुपया ले लेता है एक आदमी, तो हम आदमी को रख लेंगे। ठीक, समझिए बातों को। ये होता है कि पहला तो हो गया कि क्या उत्पादन करें, हम कार बनाना चाहते हैं, ये हमारा हो गया क्या, क्या उत्पादन करें, समझे। उसके बाद किस तरीके से उत्पादन किए, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब क्या कि कौन प्रोडक्शन यूज करें, सॉरी मतलब कौन टेक्निक यूज करें प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब माल बनाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करें। 2 टेक्निक होता है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब क्या कि लेबर मतलब क्या, लेबर को रखे कि कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि मशीन वशीन को रखे, दो होगा। कोई भी माल बनाएंगे या तो आदमी बना देगा, पहले ज़माने में क्या होता आदमी ही बना देता था, अब तो मशीन आ गया है, तो वो मशीन जो रखेंगे तो उसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जो कि अमेरिका वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। देखिए जबकि इंडिया में क्या होता है, ढलाई वलाई करना है तो क्या करना पड़ता है, आदमी को रखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक, हाउ टू प्रोड्यूस ये हो गया। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब ये एक और प्रॉब्लम आता है कि किसके लिए हम उत्पादन करें। तो आईफोन वाला सोचेगा क्या, हम अमीर आदमी के लिए उत्पादन करें, तो वो शहर में अपना अथी लगाएगा शोरूम सब। और आप और हम, आप और हाँ, आपके बारे में क्यों बोले, मतलब हम जैसे लोग, या फिर मान लीजिए कि कोई नया नया बिजनेस खोलता है, कोई भी आदमी हो नया नया बिजनेस खोलता है, तो वो क्या सोचेगा कि गरीब आदमी का भी पूर्ति हो जाए। हम जो है ना रियलमी का फ़ोन निकालते हैं ताकि 10,000 में सब आदमी पूरा फंक्शन और इस्तेमाल कर पाए, समझे। ये होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हम तो सोच लिए क्या बनाना है क्या, और उसके बाद जैसे ना टाटा ने सोचा था, टाटा क्या सोचा था, टाटा नैनो जो निकाला था छोटका वाला कार, बोल रहा था कि 1.5 लाख में हम कार दे देंगे, इतना में तो बाइक आ जाता है, बढ़िया वाला बाइक को ना आ जाता है, समझे, सॉरी 1 लाख में, 1 लाख में तो बाइक भी नहीं आते रहता है। अब सबको क्या बोल रहा है कि हम कार दे देंगे, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, टाटा का छोटका कार। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये सोचा कि टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा क्या सोचा कि हर एक आदमी जो है ना कम से कम कार में जाए, घूमे फिरे, इसलिए क्या कर दिया 1 लाख में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उसका डिज़ाइन ही ऐसा है ना कि कोई लेना नहीं चाहता है,
तो लगता है क्या, मतलब एकदम गरीब का कार है, इसलिए नहीं कोई लेना चाहता है। दाम तो कम में है लेकिन लगता है यह गरीब का कार है। 1 लाख में कोई कार, मतलब एक कॉम्पैक्ट ऐसे लग रहा है, मतलब क्या स्कूटी टाइप का लगते रहता है, एकदम छोटा सा। अभी ऐसे का लगता है ढलाई हो गया है, एकदम पूरा कोन बन गया, इस टाइप का रहता है कार, इसलिए कोई लेना नहीं चाहता है। ठीक, तो ये क्या हो गया कि किसके लिए प्रोडक्शन करे, कार बनाए, लेकिन किसके लिए वो भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो टाटा का निनो किसके लिए बना था, गरीब आदमी के लिए। तो ये देखिए, हम बनाना चाहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या, हम बनाना चाहते हैं कार। हाउ टू प्रोड्यूस, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया में हम आदमियों को रख लेंगे। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो टाटा निनो सोचेगा क्या, हम गरीब आदमी के लिए बनाएंगे, तो गरीब आदमी के लिए दाम कम रखना पड़ेगा। ठीक, तो देश में यही प्रॉब्लम होता है कि किसके लिए बनाए, हाँ क्या बनाए, मतलब कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, कितना बनाए। पहला ये रहता है कितना बनाए, क्या बनाए, तो कार बनाए। दूसरा रहता है कि कैसे बनाए, तो आदमी को रख लेंगे, 300 रुपया 350 रुपया दे देंगे। उसके बाद किसके लिए बनाए, तो गरीब लोगों के लिए। गरीब लोगों के लिए क्या, 1 लाख में कार दे देंगे। 1 लाख में बाइक होने आते रहता है, समझे, 1 लाख में कार दे दिया वो टाटा। तो ये आपको रहता है प्रॉब्लम आते रहता है, इस टाइप से ये होता है। ठीक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वह ये रहता है। आप भी बिजनेस करिएगा ना, तो इसी तरह से करिएगा। अब हो गया 36 मिनट हो गया। देखिए अब आपको लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करने पड़ेगा। अब क्या पढ़ेंगे कि जब हम माल बनाने लगते हैं, तो एक समस्या और आता है। समस्या नहीं बोल सकते, तो पॉसिबिलिटी और आता है कि देखते हैं हम जब माल बनाना, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आटा है। आटा जानते हैं ना, गेहूं से जो बनता है आटा। आटा से चाहेंगे तो हम बिस्किट भी बना सकते हैं आराम से, मैगी भी बना सकते हैं। मैगी भी आटे से शायद बनता है, शायद, हाँ आटे से तो बनबे करता है। बिस्किट भी बना सकते हैं, मैगी भी बना सकते हैं, उसका कुरकुरे भी शायद बनता है, कुरकुरे भी बना सकते हैं। या आटा से आप पिज्ज़ा भी, मान लीजिए क्या थोड़ा बहुत आटा रहता है इसमें, बना सकते हैं। मतलब क्या, जब हम मेरे पास माल बनाने लगते हैं तो मेरे पास जो है पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। मतलब क्या, संभावना रहता है, संभावना बढ़ जाता है। मतलब क्या, जिसमें से आटा भी वही रहेगा, आदमी भी वही रहेगा, मतलब आप और हम जैसा आदमी भी वही रहेगा, हाँ, और उस सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन हम बना सकते 3 और 4 चीज़। उसको बोलता है क्या, प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन तो हो रहा है, मतलब माल तो बन रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन करना। और पॉसिबिलिटी जो बनता है इसका, जैसे कि बिस्किट भी बना सकते हैं, मैगी भी बना सकते हैं, कुरकुरे भी बना सकते हैं, पिज्ज़ा भी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। मतलब कि हिंदी में बात करें, उत्पादन संभावना। उत्पादन जो कर रहे हैं उसमें संभावना क्या क्या हो सकता है, वही होता है उत्पादन संभावना। मतलब कोई भी माल बनाने लगता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये सब हो जाता है। और कोई भी चीज़ को अगर हम ग्राफ पे बनाएंगे, ग्राफ तो आप पढ़े होंगे बचपन में, और ज़रूर पढ़े होंगे, क्या ये हो गया ग्राफ, यही होता है। अगर कोई भी आइटम, दो आइटम को अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे और उसके बाद जो ये आपको लाइन बनेगा, उसको बोलते हैं कर्व। अर्थात क्या, प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी बढ़ता है, बन रहा है कि मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरे पास 1 कट्ठा ज़मीन है। 1 कट्ठा ज़मीन, तो 1 कट्ठा क्या हो जाएगा, 1 कट्ठा में कितना धूर रहता है, 20 धूर, आपको पता होगा। 10 धूर इधर कर दिए। देखिए 1 कट्ठा ज़मीन है, हम चाहते हैं चावल भी उपजा लें और गेहूँ भी उपजा लें एक ही साथ। तो हम चाहेंगे 10 कट्ठा में क्या उपजा लें, चावल, और 10 कट्ठा में गेहूँ, ये भी हो सकता है। हम चाहेंगे नहीं, हम चावल कम उपजाए, तो हम 2 कट्ठा में उपजाएंगे, और 8 कट्ठा में नहीं 10 भी, हाँ, हम चाहेंगे क्या 12 कट्ठा में चावल उपजा लें और 8 कट्ठा में क्या कराएंगे, गेहूँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि 20 कट्ठा है तो हम कर सकते हैं ऐसा। एक और चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ इसमें कि हम 9 कट्ठा में चाहेंगे चावल उपजाएं और 11 कट्ठा में गेहूँ, ये भी हो सकता है। मतलब क्या, प्रोडक्शन करने का क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक, तो वही होता है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अगर हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, उसी को बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, जब हम माल बनाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बनता है हर एक चीज़ का, ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप समझते हैं, देखिए यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। जब माल बनाने लगा तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनने लगा, तो इसको भी एक चैप्टर में ऐड कर दिया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व क्यों है, समझ के, कर्व मतलब ग्राफ, शोइंग जो कि दिखाता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स या सर्विस विच कैन बी प्रोड्यूस विथ अवेलेबल रिसोर्स। मतलब क्या, हमारे पास जो आटा है अवेलेबल रिसोर्सेज है, मेरे पास 20 धूर का ज़मीन है अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसके आधार पे हम जो
पॉसिबिलिटी बनता है उसके आधार पर, आटा से जो जो चीज़ बनता है उसी को बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अगर ग्राफ पे दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। उत्पादन संभावना वक्र यही होगा, कुछ नहीं आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोडक्शन के लिए जो पॉसिबिलिटी, जो जो पॉसिबिलिटी बनता है और उसको ग्राफ पे दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करने लगेंगे दो तीन चीज़ें का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या रखना पड़ेगा ध्यान में कि आपको फिक्स्ड एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या हो गया, उत्पादन के साधनों की स्थिर और सीमित मात्रा रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए 20 धूर जमीन है, चलो 20 धूर जमीन है, इसका जमीन बढ़ा के हम 30 धूर नहीं करते। 20 धूर में या तो हम देखिए चावल 10 धूर उपजा ले या 10 धूर गेहूँ, या तो 10 धूर हम 12 धूर में चावल उपजा ले, 8 धूर में गेहूँ, मतलब ये फिक्स रहना चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहले आटा है, आटा 50 kg रहना चाहिए। अर्थात क्या, देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तब ये बनेगा जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेगा। पता 50 किलो चावल आटा है, उसी में बिस्किट बनाना है तो कितना बन जाएगा, बन सकता है 50 किलो से हम मैगी भी बना सकते हैं, 50 किलो से कुरकुरे भी बना सकते हैं, और 50 किलो आटा से हम पिज्ज़ा भी बना सकते हैं। मतलब क्या, पहला काम तो ये रहना चाहिए कि फिक्स रहना चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए जो फैक्टर है, मतलब माल है, वो फिक्स रहना चाहिए। पहला ये हम आपको अभी और समझ में आ जाएगा। और जैसे इसी को ले लेते हैं, इधर चावल ले लेते हैं, इधर गेहूं ले लेते हैं, दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत। अच्छा दूसरा काम समझा दें, कोई दिक्कत नहीं। पहला काम तो ये हो जाएगा। दूसरा बात क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए रिसोर्सेज का। तीसरा आपको क्या रहना चाहिए, समझा देते पहले, कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी, मतलब कि स्थिर तकनीक रहना चाहिए। चौथा आपको क्या, कम से कम 2 गुड्स रहना चाहिए, तभी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा। आखिर अब आपको हम समझाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे भी अब कर्व अच्छा नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अर्थात क्या, हम चावल और गेहूं उपजा रहे हैं, चावल गेहूं, मेरे पास कितना है, 50 किलो हम उपजा सकते हैं, पूरे ज़मीन पे 50 किलो उपजा सकते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, 50 किलो उपजा सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या क्या पता है, या तो 10 किलो हम गेहूं उपजा लें, या तो 40 किलो चावल उपजा ले, बात बराबर ही होगा। या हम चाहते हैं कि 20 किलो हम गेहूं उपजा लें तो 30 किलो हमको क्या उपजाना पड़ेगा, चावल उपजाना पड़ेगा, क्योंकि 85 किलो हमको उपजाना है। तो ये हो जाएगा। इसको हम इस पर लाइन पे रखेंगे, हम बनाइए के दिखा देते, काहे बनाने दिखाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। ग्राफ है 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया। अब हम चाहते इधर क्या क्या है, गेहूं, इधर चावल। अब देखिए हम चाहते हैं क्या, 10 किलो गेहूं उपजाए तो 40 किलो हमारा चावल उपजेगा। 10 किलो अगर गेहूं हम उपजाना चाहेंगे तो 40 किलो हम क्या उपजेगा, ये उपज जाएगा, मतलब चावल उपजाएगा। क्या, क्योंकि 50 किलो का है कैपेसिटी, 10 किलो अगर हम ये उपजाएंगे 40 किलो ये हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं क्या 20 किलो गेहूँ उपजाए, मतलब 20 किलो गेहूँ उपजाए तो 30 किलो हमको क्या उपजाना पड़ेगा, 30 किलो क्या उपजाना पड़ेगा। इसे ही आप ग्राफ बनाते हैं, ये मतलब चावल उपजाना पड़ेगा। हम चाहते 40 किलो गेहूँ उपजाना, चावल अब हम चाहते गेहूँ ज़्यादा हो, गेहूँ हम बढ़ा रहे हैं ज़्यादा हो, 40 किलो 10 किलो हमको क्या उपजाना पड़ेगा था, क्योंकि 85 किलो का कैपेसिटी है, 10 किलो हमको तो तब चावल उपजाना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं 30 किलो गेहूँ उपजे। अब 30 किलो गेहूँ उपजे, इसका मतलब क्या 20 किलो चावल उपजेगा, तब ना 50 किलो होगा। ये जो बनेगा, कोई भी चीज़ करेंगे तो देखिए एक तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये इसी को बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अर्थात क्या, इसमें क्या चीज़ रखे, पहला काम क्या कर दिए कि 50 किलो फिक्स रहा, मतलब क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या 50 किलो हमको उपजाना है, उसको बोलेंगे क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि फिक्स रहेगा। पहला ये। दूसरा बात, टेक्नोलॉजी भी सेम रहेगा, वही खाद देंगे, वही अनाज देंगे, वही आदमी करेगा, मतलब क्या टेक्नोलॉजी भी सेम रहेगा।
दूसरा काम क्या रहना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तब ये बनेगा जब हमारा टेक्नोलॉजी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दोनों माल बनाएंगे तो सेम टेक्नोलॉजी से, समझे। एगो को क्या कर दिए, आपको खाद दे दिया, एगो में खाद नहीं देंगे तो नहीं होगा। मतलब टेक्नोलॉजी दोनों में सेम रहना चाहिए, तभी ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तीसरा आपको क्या रहना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या कि 50 किलो का कैपेसिटी था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हम क्या कर दिए 20 किलो जो है ना आपको चावल उपजा लिया, 20 किलो गेहूँ उपजा लिए, तो 40 किलो का ना, नहीं ना किए। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम उपजा लिए, थोड़ा देर के लिए, तो देखिए किस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर बन जाएगा, ये इधर, देखिए खराब हो गया ग्राफ। ग्राफ बना, सही बना नहीं ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ नहीं बना, समझे। तो ये क्या होता है कि तीसरा काम क्या रहना चाहिए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब पूरा का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए रिसोर्सेज का, तभी ग्राफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझे। और उसका दो गुड्स रहना चाहिए, ग्राफ बनने के लिए 2 गुड्स तो कम से कम रहना चाहिए। तो एजम्पशन मतलब मान्यता, ये है मान्यता भी याद कर लीजिएगा कि ये मान्यता, तभी ग्राफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मुख्य विशेषता क्या है ये इसका, ये देख लेते हैं। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, देखिए लेफ्ट टू राइट, इस साइड से इस साइड बना है, इस साइड बना है ना आर्थिक, ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। लेफ्ट से राइट बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जब भी बनेगा तो लेफ्ट से राइट बनेगा, लेफ्ट से राइट बनेगा। डाउनवर्ड की स्थिति में लेफ्ट से राइट तो बन रहा है, इधर से देखिए ये यहाँ पे है, इसको हम खड़ा करेंगे तो किधर बनेगा, तो मान लीजिए इधर से इधर गया है, तो लेफ्ट से राइट गया है, लेकिन किस दिशा में, डाउनवर्ड में गया है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का विशेषता बताओ। तो विशेषता क्या हो जाएगा कि लेफ्ट से राइट तो जा रहा है, लेकिन डाउनवर्ड की दिशा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बहुत, समझ गए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों, क्योंकि अवेलेबल जो रिसोर्सेज रहता है उसका हम पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं। देखिए पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं किए, वो हम 50 किलो उपजा सकते थे, लेकिन 40 किलो उपजाएंगे, तो देखिए इस तरह से बनेगा नहीं ना, ये टेढ़ा बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्ट से राइट साइड होगा तभी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बनता है क्यों, क्योंकि हम यूटिलाइजेशन बढ़िया से करते हैं रिसोर्सेज का, इसलिए बनता है, नहीं तो नहीं बनता। देखिए दिख रहा है ना, देखिए अगर मान लीजिए 40 किलो इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेफ्ट से राइट के साथ नहीं बनेगा, पहले लेफ्ट हुआ पहले लेफ्ट हुआ फिर राइट हुआ फिर लेफ्ट हुआ राइट, इस टाइप से बन जाएगा, अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व गलत हो जाएगा। सही होता है क्यों, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक, नहीं तो ये हो जाएगा इस टाइप से बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की, दाएं ओर तो जाता है, बाएं से दाएं ओर तो जाता है, लेकिन नीचे की ओर गिरता है। अब ये समझ गए। आपको पीपीसी ये भी समझ लीजिएगा, इज कॉनकेव टू ऑरिजिन। कॉनकेव देखिए, कॉनकेव बिना ना ऑरिजिन से कॉनकेव होता है, ये ऑरिजिन हो गया, उसके कॉनकेव होता है। कॉनकेव और कन्वेक्स में आपको अंतर नहीं होता है, मतलब भूल जाते होंगे, जिसको बोलते हैं नतोदर। मतलब क्या, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका मतलब क्या, देखिए कोई भी चीज देखिएगा, कनकेव मतलब क्या होता है, केव, समझने के लिए बता रहे हैं। केव मतलब गुफा, देखिए ये गुफा टाइप का है ना, गुफा टाइप का है ना, ये हो गया कनकेव, याद रखने के लिए हम बताया कनकेव। और कन्वेक्स मतलब क्या हो गया, इस टाइप से रहता है। कन्वेक्स एगो कनकेव हो गया तो दूसरा आपको याद ही रह जाएगा कन्वेक्स। कनकेव भी याद नहीं रहेगा दिमाग में, तब क्या सोचिएगा, गुफा, केव मतलब गुफा आता है, कन केव, केव मतलब गुफा। तो गुफा कैसा रहता है, इस टाइप से रहता है ना ओरिजिन से, तो यही हो जाता है कनकेव। कनकेव का शेप कैसा रहता है, तो आप आराम से बना दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कन्वेक्स और कनकेव में अंतर, अर्थात ये क्या है, ये ओरिजिन की तरफ क्या होता है, मतलब क्या, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल बढ़िया से बढ़िया तरीके से होता है। लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं कि कनकेव होता है क्योंकि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब क्या हुआ, हम दोनों वस्तु को एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए बिंदु की ओर इसलिए होता है कि हम दोनों वस्तु को एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं, एक को बढ़ाने के लिए एक को त्याग करना पड़ेगा। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे देखिए, हम पहले क्या करते थे, उपजाते थे, पहले 10 किलो उपजाते थे, तो ये चावल 40 किलो। अब हम चाहते हैं कि 40 किलो गेहूं हो तो 10 किलो चावल करना पड़ेगा, जबकि पहले 40 किलो करना पड़ेगा, था ना। अर्थात क्या, कनकेव बनने का एक रीजन ये है, कनकेव बनने के लिए रीजन इसलिए है क्योंकि अगर हम एक माल को चाहते कि ज़्यादा उत्पादन हो तो दूसरा माल को घटाना पड़ेगा, जैसे घटाएंगे तो कनकेव का शेप बन जाएगा, ठीक। क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज सेम है, क्या टेक्नोलॉजी सेम है,
सब कुछ सेम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए कि एक माल हम चाहते हैं कि चावल ज़्यादा हो, तो हमको गेहूँ का उत्पादन कम करना पड़ेगा। समझे? यही कारण है कि कॉनकेव बनता है। ठीक, रीजन भी बता दिया, दिखा भी दिया आपको, ये होता है कि कॉनकेव बनने का रीजन क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि एक को उत्पादन करेंगे, मान लीजिए कि इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम घसका के हम चाहते हैं 40 किलो उत्पादन हो रहा है ना, हम चाहते हैं 30 किलो हो, ये तो 30 किलो होगा तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, और ये 40 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 50। तो देखिए ये बढ़ गया, सेम बन गया। इसी टाइप से सेम बन गया। ये होता है कि एक कॉनकेव बनेगा, 100% हमेशा बनेगा। ठीक, बनने का रीजन समझ के कि एक को घटाना पड़ता है एक को बढ़ाने के लिए, इसलिए जो है ना अब कॉनकेव शेप बनता है। यहाँ तक समझिए, चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन आपको 2-3 टॉपिक समझिए और आपको पढ़ना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरे पास 1000 रुपया है, 1000 रुपये का मूवी भी देख सकते हैं, 1000 रुपये का वीडियो गेम भी खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए हम मूवी टिकट हम खरीद लिए, हमको मन हुआ है बहुत दिन से फिल्म नहीं देखें, जाकर फिल्म देखते हैं, तो 1000 का पूरा AC उसी सब कुछ 1000 रुपये का ये सब पॉपकॉर्न उपकॉर्न खा के ख़त्म हो गया। तो हम क्या कर दिए, मेरे पास था 2 गो ऑप्शन कि हम वीडियो गेम भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो गेम हम छोड़ दिए। तो ये छोड़ा हुआ चीज़ जो रहता है उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब मेरे पास अवसर था, अपॉर्चुनिटी था कि हम वीडियो गेम खेल सकते थे, वीडियो गेम खरीद सकते थे, लेकिन हमने नहीं खरीदा, अर्थात क्या हो जाएगा? ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम चाहते, मेरे पास 1 कट्ठा का ज़मीन है, 1 कट्ठा ज़मीन है, 1 कट्ठा ज़मीन है, उसमें हम चाहते हैं क्या कि आपको गेहूँ पूरा उपजाए या तो आपको ये चावल उपजाए, लेकिन हम बोले यार हमको चावल खाना पसंद है, हम चावल उपजा लिए, तो मेरे पास चावल उपजा लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 कट्ठा पूरा चावल उपजा लिए, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या था? मेरे पास ऑप्शन था ना कि गेहूँ भी उपजा सकते हैं, लेकिन हमको लगा कि गेहूँ में यार फायदा नहीं, गेहूँ में जो है ना आपको फायदा नहीं है, बेचबो करेंगे तो 5 लाख रुपया होगा, आगे चावल बेचेंगे 10 लाख रुपया हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? गेहूँ चावल उपजाएंगे। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या था कि हम गेहूँ भी उपजा सकते हैं। तो यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जितना भी इसका कॉस्ट आता है, लागत आता है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर, एक फैक्टर का वैल्यू। यहाँ पे फैक्टर कौन सा हो जाएगा? गेहूँ फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि गेहूँ को छोड़ दिए। यहाँ पे फैक्टर कौन सा हो जाएगा? वीडियो गेम को छोड़ दिए, वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब कि हमारे पास 2 गो था ऑप्शन में, उसमें सबसे बेस्ट क्या था मेरे लिए? तब बोले हम फिल्म ही देख लेते हैं, तो हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो चुने, उसके लिए कुछ ना कुछ हम छोड़े, वही हमारा जो हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसका जितना भी लागत होगा, 1000 का था ना वीडियो गेम, 1000 छोड़ना पड़ेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, वही हमारा क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गेहूँ था 5 लाख, हमको छोड़ना पड़ा, वही हमारा हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सबको समझने वाली बात है, जब बाकी प्रयोग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हर चैप्टर में ये दिखेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब, ये याद रखिएगा। अवसर लागत, एक वस्तु की अवसर लागत होता है। क्या होता है? एक वस्तु की, मान लीजिए कि हम इसका चावल का अवसर लागत हम पता करेंगे कितना है, 10 लाख का चावल है, उसका अवसर लागत तो बोलेंगे 5 लाख रुपया है। मतलब क्या? एक वस्तु को पाने के लिए जो दूसरा वस्तु, जितना दाम का जो दूसरा वस्तु छोड़ते हैं ना, वही हमारा हो जाता है क्या? अवसर लागत। मतलब क्या? मूवी टिकट के लिए हमारा मूवी टिकट देखिए, उसके लिए हमको 1000 रुपये का वीडियो गेम छोड़ना पड़े, तो वही हमारा हो जाएगा अवसर लागत। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। एक और टॉपिक आएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ गए क्या? अवसर लागत जो छूट जाता है उसको बोलते हैं अवसर। एक्स, जैसे कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है अभी, उससे पहले भी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड रहती होगी, तो उसको बोलेंगे एक्स। एक्स बोलते हैं ना, वो जो रहती है, तो वो जो गर्लफ्रेंड है वो हमारा क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास 2 पहले, एक तो पहले वाली थी, मान लें प्रियंका थी, अब दूसरा का नाम क्या रख दे? दूसरा का नाम कुछ नाम ही है, अंजलि रख देते हैं। तो अभी मेरी गर्लफ्रेंड है अंजलि, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो ये अंजलि है, मेरे पास प्रेजेंट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटिव था मेरे पास, 2 था, 2 चीज़ हमेशा जब भी रहेगा उसको बोलेंगे अल्टरनेटिव, मतलब विकल्प जिसको बोलते हैं। तो विकल्प कितना है? मेरे पास 2 है। हाँ, उसमें से बेस्ट जो होगा, जैसे यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव मेरे पास 2 है, उसमें बेस्ट जो है कौन सा है? कि अंजलि। यार अंजलि ठीक है यार, सुंदर भी है, उसका पैसा भी है उसके पास, तो क्या करेंगे? इसको हम गर्लफ्रेंड बना लेंगे। चलो मस्त है यार, पैसों देगी क्या। अब मेरे पास और एक था कि अपॉर्चुनिटी मेरे पास कितना था? अपॉर्चुनिटी था कि प्रियंका,
प्रियंका भी सुंदर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पैसा नहीं था, तो हम क्या कर दिए, भाई प्रियंका तुम जाओ यार, समझे, हम अंजलि को ले लिए। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कर दिए, जिसको छोड़े उसको बोला था अपॉर्चुनिटी, ठीक। और जो अगर मान लीजिए पैसा हम उसको काउंट कर सकते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो हम आपको इसी आप मजाक के लिए बताएं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अब देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। हम मार्केट में गए, अब हम पेन खरीदने के लिए गए, पेन हमको 5 रुपया में देता है लिंक ग्लेशियर से, नहीं ग्लेशियर लिंक स्मार्ट 5 रुपया में पेन देता है। हम 5 रुपया लेके गए थे, मान लीजिए 10 रुपया लेके गए थे, बोले थे एगो बिस्कुटो ले लेंगे, तो 5 रुपये पेन लेने गए, लेकिन उसके बाद 5 रुपये वाला पेन था ही नहीं। हम बोले कि लिंक ग्लेशियर दे दी, ये पेन ले लिया, तो ये पेन हमको 8 रुपया ले लिया। यार ये तो बहुत गलत बात है, मेरे पास 5 रुपये वाला पेन लेते लेकिन 8 रुपया आप ले लिए, अर्थात कितना रुपया हमको ज़्यादा लग गया, 3 रुपया। तो उसको बोलेंगे मार्जिनल, उसको मार्जिन नहीं थे, मतलब मार्जिन अपना लगा दो, मतलब कि अपना फायदा तुम उसमें जोड़ लो। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, एक चीज़ को पाने के लिए, मतलब लिंक ग्लेशियर एक चीज़ को पाने के लिए जो दूसरा चीज़ छोड़ते हैं उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, जितना छोड़ते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। लिंक स्मार्ट हो गया, ये लिंक ग्लेशियर। लिंक ग्लेशियर पाने के लिए हमको लिंक स्मार्ट को छोड़ना पड़ेगा 5 रुपये का, तो लिंक ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 रुपया लिंक स्मार्ट का, 5 रुपया हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और कितना हम चाहते थे यही ले लेते, लेकिन नहीं था, हमको लेना पड़ा 3 रुपया ज़्यादा करके, तो कितना रुपया ज़्यादा देना पड़े, तो वही हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 3 रुपया। अर्थात क्या, पहले हम 10 किलो गेहूँ उपजाते थे, अच्छा से कोई दिक्कत नहीं, चलो अब 40 किलो चावल। अब हम क्या करते हैं, 40 किलो गेहूँ उपजाना चाहते हैं, तो हमको कितना किलो गेहूँ कम करना पड़ेगा, 30 किलो, क्योंकि पहले उपजाते थे कितना किलो, पहले उपजाते थे आप गेहूँ, देखिए गेहूँ पहले उपजाते थे 10 किलो, अब हम चाहते हैं 40 किलो उपजाए, 40 किलो उपजाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो चावल हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 40 किलो चावल उपजाते थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 10 किलो अब उपजाना पड़ेगा। आखिर कितना हम छोड़ रहे हैं, कितना चावल छोड़ रहे हैं गेहूं के लिए, तो 30 किलो हम चावल छोड़ रहे हैं गेहूं के लिए, ये हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आपको थैंक यू सो मच, कोई प्रॉब्लम होता है इंस्टा पर डीएम करिए, बाकी इतना अच्छा तो हमको नहीं लगता कोई समझ आएगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। थैंक यू सो मच।